हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेंस हिंदी में। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हमारे अध्याय 13 जिसका नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। और आज हम इसका करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। जी हां, क्योंकि हमने इसका एक वन शॉट रिवीजन कंप्लीट चैप्टर भी कर लिया है और आप लोग बस इसको देखिए ताकि इसको देखने से जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आज तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एमसीक्यूज। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर हमने लिए हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर एमसीक्यूज में मैंने वो वाले क्वेश्चंस लिए हैं जो आपका पूरा एक तरह से चैप्टर को भी रिवीजन करेंगे। जी हां, पूरे चैप्टर को रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं और पहले क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? 10 मीटर कपड़े का मूल्य 1000 रुपए। देखिए, 10 मीटर कपड़ा है, मूल्य कितना है? 1000। ये कपड़ा है और ये मूल्य है, समझना, ठीक है। और उसके बाद यहां पर दिया है तो 4 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो कपड़ा कितना हो गया? 4 मीटर। तो मूल्य क्या होगा? देखिए, अगर यहां पर कपड़ा कम है तो जाहिर सी बात है पैसा भी तो कम होगा, क्योंकि 10 मीटर का 1000 रुपए लग रहा है तो 4 मीटर का तो कम लगेगा ना। तो कौन सा अनुपात है? कौन सा? मतलब काय में क्या? ये प्रत्यक्ष समानुपात है। तो चलिए, बस उसका रूल क्या होता है वो पूरी चीजें हम लोग देखते हैं। चलिए, हमें क्या करना है? तो 4 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, हम एमसीक्यूज कर रहे हैं इसलिए हम अब ये नहीं लिखेंगे ज्यादातर हर क्वेश्चन में कि एक्स लेट करना है। मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने वो फॉर्मूला, वो जो सेटअप है वो जमा देता हूं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहां पर कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य, और यहां लिखेंगे कपड़ा मीटर में, ठीक है। तो अब उसके बाद यहां पर मेरे से बोला है कि कपड़े का जो मूल्य है वो कितना है? 10 रुपए। 10 मीटर कपड़ा, तो 10 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 1000, ठीक है। तो उसके बाद 4 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? 4 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो हम उसको ले लेंगे एक्स। ये लीजिए एक्स। तो अब हमें करना है सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1000 बटा 10 बराबर एक्स बटा 4। तो चलिए, 10 से 10, यहां हो जाएगा 4 गुणा 100 बराबर एक्स। तो यहां एक्स बराबर हो जाएगा 400 रुपए, ठीक है, जो कि हमारे आंसर में भी दिया है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन समझो, आराम से आंसर करो, कहीं नहीं जाएगा आपका आंसर। बस जैसा कि मैंने बताया, इसलिए तो मैं कहता हूं भाई सबसे पहले जाओ हमारा 13.1 देखो, 13.2 देखो, कंप्लीट जो हमने कर लिया है वो, उसके बाद वन शॉट रिवीजन देख लो। सब चीज देख लोगे ना तो एमसीक्यूज तो यूं ही हो जाएंगे बिना किसी देरी के। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये एमसीक्यूज कर रहा हूं तो हम लोग कुछ चीजें, मतलब पूरा जब क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग उसको पूरा सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज है तो आपके सामने फॉर्मेट जमा के दिखाऊंगा और उसको बस कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 15 किताबों का भार 6 किलो है, ठीक है, 6 किलोग्राम है। तब 10 किताबों का भार क्या होगा या 10 किताबों का भार होगा? देखिए, यहां पर एक थोड़ी चीज जो है वो सोचने वाली है कि भाई 15 किताब तो भारी हो जाती है तो उसका किताब जो, उसका जो वजन है वो कितना है? 6 किलो है। लेकिन अगर किताब कम हो गई, 15 में से किताब कम हो गई तो उनका वजन भी तो कम हो जाएगा। मतलब किताब कम करूंगा तो वजन भी कम हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा चला गया? प्रत्यक्ष समानुपात चला गया। तो चलिए अब हम इसको जमाते हैं। जैसे यहां पे आ जाएगा किताबों की संख्या, किताबों की संख्या और यहां हो जाएगा किताबों का भार, किताबों का भार। अब देखिए, किताबों की संख्या और किताबों का भार, यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे? वही जैसा हम लोग अपना ये इसको एक फॉर्मेट में जमाते हैं। बस देखिए, 15 किताब जो थी उनका भार कितना था? 6 किलो था, ठीक है। तो 10 किताबें हो गई तो उनका भार जो है, मैंने 10 किताबों का भार कितना होगा उसको मैंने x ले लिया। यहां पर हम ले सकते हैं कि माना x होगा, लेकिन हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट यहां पर x बता दूंगा। जो चीजें निकालना है उसको डायरेक्ट x लिख के मैं बता दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15/6 बराबर
10/x। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको उल्टा कर लेंगे तो ये 6/15 बराबर x/10। अब क्या करेंगे, 10 को इधर लेके आ जाएंगे तो 6/15 गुणा में 10 बराबर x। चलिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 और 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4, है ना, क्योंकि हमें भार निकालना था तो ये 4 किलोग्राम आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या ये हमारे आंसर आ रहा है इसमें का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि जब किताबें कम हो गई तो उनका वजन भी कम हो गया। तो बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा समझिए, आपके क्वेश्चन अपने आप सारे एमसीक्यूज के जितने भी टिक लगाएंगे ना वो सारे ठीक होंगे। बस कॉन्फिडेंस रखिए और आपके क्वेश्चन जो है वो सारे सही रहेंगे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें दिया है कि 14 मीटर ऊंचा एक बिजली के खंबे की छाया जो है वो 10 मीटर है। ठीक है ना, एक बिजली का खंबा है जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 कितनी मीटर है, 14 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई है तो इसकी जो छाया आ रही है वो 10 मीटर आ रही है। ठीक है, जो आ रही है छाया इसकी वो 10 मीटर आ रही है। ठीक है, अब यहां पर मुझे ये बताना है कि सामान्य स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। देखिए यहां पर भी समझने वाली बात क्या है कि यहां पर अगर पेड़ 14 मीटर ऊंचा था तो उसकी छाया 10 मीटर जा रही थी। तो अगर पेड़ की छाया अगर 15 मीटर जा रही है, पेड़ की छाया अगर 15 मीटर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो पेड़ भी तो ऊंचा होगा ना, है ना। मतलब अगर 10 मीटर छाया जा रही थी तो वो जो बिजली का खंबा था वो तो 14 मीटर था, तो यहां पर उसकी जो छाया जा रही है वो 15 मीटर है, तो यहां पर जो पेड़ है वो तो 14 मीटर से तो ऊंचाई होगा ना। मतलब अगर पेड़ की ऊंचाई बढ़ रही है तो यहां पर छाया भी बढ़ रही है, तो कौन सा, प्रत्यक्ष समानुपात गया। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर हम लोग इसको ऐसा जमा सकते हैं, ऊंचाई भी मीटर में और छाया ये भी मीटर में। ठीक है, और उसके बाद यहां मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर दो चीजों की बात हो रही है, तो यहां मैं लिख दूंगा खंबा, है ना, और मैं यहां लिख दूंगा पेड़। ठीक है, ऐसा इसको जमा दूंगा। चलिए, तो जो खंबा है वो 14 मीटर ऊंचा है तो उसकी छाया कितनी आ रही है, उसकी छाया 10 मीटर आ रही है। ठीक है ना, और अगर पेड़ है अगर उसकी छाया 15 मीटर आ रही है तो ये पेड़ कितना ऊंचा होगा, तो मैंने उसको x ले लिया क्योंकि ये प्रत्यक्ष समानुपात है, तो ये हो जाएगा 14/10 बराबर x/15। तो अब हमको x तो ऊपर ही है, अब हमें इसको उल्टा पुल्टा तो करना नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 14/10 गुणा में 15 बराबर x। चलिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 7 14, 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 मीटर, ये आ गया। मतलब अब देखते हैं क्या ये हमारे आंसर में है। जी बिल्कुल सही, ये हमारे आंसर में भी है। मतलब पेड़ कितना होगा, 21 मीटर होगा, तो उसकी छाया कितनी होगी, 15 मीटर होगी। थोड़ी छोटी चीजें समझते जाइए, आपको अपने आप अपने क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसा कि मैंने बताया कि आपको कोई भी अगर चैप्टर स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद फिर आप लोग देखिए उसके जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 1.2 या 1.2, तो वैसे ही जैसे हमने करी है वैसे ही आप लोग यहां पर देखिए जो भी हम प्रश्नावली कर रहे हैं 13.1, 13.2, 13.3, ये जितनी भी आप करेंगे तो यहां पर आप लोगों को करने से क्या होगा, एक नॉलेज हो जाएगा। और वो जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ भी है। कोशिश मैंने इसमें भी करी है कि एमसीक्यूज के अंदर भी वो सारे डाउट आपके क्लियर करूं, बट चैप्टर जब हम लोग करते हैं ना तो उसकी बात अलग होती है, तो वो भी जरूर देखिए। उससे क्या होगा, आप लोगों को सब चीजों का बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक सामान से चल रही है। देखिए एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। मतलब एक रेलगाड़ी है वो प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो मुझे 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए सबसे पहले यहां पर मुझे निकालना है कि जो रेलगाड़ी है वो प्रति घंटा कितना चल रही है, तो हम यहां लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल,
ठीक है, और रेलगाड़ी द्वारा लिया समय, रेलगाड़ी द्वारा, है ना, समय, ऐसा लिख लीजिए, रेलगाड़ी द्वारा समय। अब देखिए यहां पर हम लोग एक जमा लेते हैं, कैसे देखते हैं पूरी, कैसे हमको जमाना है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 75 किलोमीटर, चाल किलोमीटर में, ठीक है ना, तो इसको किलोमीटर ले लीजिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 60, ठीक है। अभी क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमसे बोला है कि वो 250 किलोमीटर की दूरी, 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। चलिए अब बात आती है, जो समय है उसको हमने x मान लिया। अब सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, 75/60 बराबर 250 बटा x, ठीक है। अब इसको हम लोग x को ऊपर लाना है, तो हो जाएगा 60/75 बराबर x बटा 250, ठीक है। अब क्या करेंगे, 250 को इधर लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 60/75 गुणा 250 बराबर x, ठीक है ना। तो चलिए 25 एकम 25, 25 तिया 75, ठीक है, यहां 10 हो गया, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 20 गुणा 10, 20 गुणा 10 कितना हो गया? 200 मीटर, 200 मिनट, सॉरी, है ना, 200 मिनट, 200 मिनट। अब चूंकि मुझे बताना है समय काय में, दूरी किलोमीटर में, और यहां पर मुझे क्या बताना था? समय बताना था। तो समय बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? समय बताने के लिए मतलब प्रति घंटे की बात हो रही थी, तो हमारा यहां आंसर आया है काय में, हमारा यहां आंसर आया मिनट में। अब मैं इसको घंटे में चेंज करूंगा, तो देखिए हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे? 2 घंटे में हो जाएंगे 120 मिनट। तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे? 3 घंटे में 6 तिया 18, 180 मिनट, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे 200 तो हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूं 200 मतलब 180, मतलब 200 180 लिख देता हूं, 180 प्लस 20, तो ये इसको लिख देता हूं 3 घंटे और 20 मिनट, ऐसा लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये 180 मिनट जो हो गए वो 3 घंटे हो गए, और 20 मिनट हमारा ये था, जो कि हमारे ऑप्शन में भी ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, और पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, हम जब भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, ये तो देखो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए होगा क्या, एक्सप्लेनेशन जब भी हम लोग करते हैं, तो जब हमको ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है, तो हम लोग इसको पूरा एमसीक्यू मतलब पूरा एमसीक्यूज जैसा तो नहीं करेंगे, हम लोग पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे वो लोग, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको जमा दीजिए, डायरेक्ट जमा दीजिए। जैसे कैसे? 75 किलोमीटर प्रति घंटा मिनट में हो गया, तो वो 250 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करेगी। आप एक ऐसा छोटा सा फॉर्मेट बना के तुरंत उसको सॉल्व कर लीजिए। इतना सब कुछ कहानी, क्योंकि हमको केवल ऑब्जेक्टिव पे टिक लगाना है, तो वो राइट ऑप्शन क्या होगा हमें तो केवल वही बताना है ना, आपका एक्सप्लेनेशन कौन देखेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ये जो हमें एक्सप्लेन करना है इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि ये जो है ये स्कूल के बच्चों के लिए इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन अगर उनके एग्जाम में आता है, तो उनको तो पूरा सॉल्व करेगा ना, शॉर्ट में करोगे तो शॉर्ट में नंबर भी मिलेंगे। तो ये उनके लिए मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। लेकिन जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये चैप्टर अगर उसके अंदर आता है, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग एक छोटा फॉर्मेट हर क्वेश्चन का बना लीजिए, और उसको फटाफट जितनी जल्दी सॉल्व हो सके आप लोग उसकी एक रूपरेखा बनाकर अपने क्वेश्चन की तैयारी इस तरह से बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, और बहुत सारी नॉलेज की चीज अभी लेना बाकी है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी सॉफ्ट ड्रिंक में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, मतलब
6 घंटे में 840 बोतलें भर देती है एक मशीन, वह मशीन 5 घंटे में कितनी कम बोतल भरेगी? देखिए जाहिर सी बात है, एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि 6 घंटे में 840 बोतलें भर रही हैं, तो 5 घंटे में तो 840 से तो कम ही भरेगी ना। क्यों? क्योंकि 6 घंटे में 840 है, तो 5 घंटे में हो सकता है ये शायद 600 बोतलें भरे, क्योंकि मैं घंटे कम कर रहा हूं तो बोतलें भरने की कैपेसिटी भी तो कम हो रही है ना। तो कौन सा कहां गया? ये प्रत्यक्ष समानुपात में गया। तो चलिए इसको हम लोग जमा के करते हैं। हम लिखेंगे बोतलों की संख्या, या एक सॉफ्ट ड्रिंक में फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में बनाती है, तो मशीन द्वारा बनाई गई बोतलें, मशीन द्वारा बनाई गई बोतलें या मशीन द्वारा भरी गई बोतलें, भरी गई बोतलें और मशीन द्वारा लिया गया समय, मशीन द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, है ना। तो देखिए ये तो हमने जमा लिया। अब उसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे कि बोतलें 6 घंटे में 840 बोतलें भरती हैं। नहीं, बोतलें कितनी बोतलें बनाई गई हैं? यहां पे आ जाएगा भरी गई बोतलें 840, कितने घंटे में? 6 घंटे में। मेरे से बोला है कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगा, तो ये हमने ले लिया x। तो चलिए अब देरी किस बात की, अब तो सॉल्व कर देते हैं। तो 840 बटा 6 बराबर x बटा 5। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले 840 को हम लोग 6 से कर देते हैं भाग। तो 6 कम 6, 6 चौको 24, तो हो गया 140। ठीक है, ये हो गया 140। अब 140 गुणा 5 कर देंगे, तो 15 14 पंजे 70, तो x बराबर हो गया 700। कितनी बोतलें भरेगी भी 5 घंटे में? 5 घंटे में 700 बोतलें वो भरेगी। तो यही हमारा आंसर है और हमने राइट का टिक भी लगा दिया। तो देखा आप लोगों ने कि अगर फॉर्मेट मुझे पता हो और क्वेश्चन करने का सही तरीका भी मुझे पता हो, तो मैं इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूंगा बिना किसी देरी के। हम लोग ने 5 क्वेश्चन तो कर लिए, अभी तो और क्वेश्चन बाकी है हमारे एमसीक्यूज खत्म करने में। तो बिल्कुल बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, और अभी तो बहुत सारी पिक्चर बाकी है। तो चलिए आते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए एक कार 36 लीटर डीजल में 432 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। तब वह कार 25 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी? देखो जाहिर सी बात है कि 36 लीटर अगर पेट्रोल डीजल डल रहा है तो गाड़ी अच्छी चली, कितनी चली? 432 किलोमीटर। और अगर 25 लीटर डीजल डलवाया तो कार तो कम चलेगी ना, इससे तो कम चलेगी ना गाड़ी। भाई ये आपकी कार है मान के चलिए, है ना, ये आपकी गाड़ी है। तो ये 36 मैंने डीजल डलाया 36 लीटर, तो गाड़ी चली 432 किलोमीटर। अब यही गाड़ी में अगर मैंने आपको 25 रुपए का डीजल डला दिया तो यही गाड़ी कितनी चलेगी? इससे तो कम किलोमीटर चलेगी ना। तो कौन सा है? जब डीजल ही कम डलवाऊंगा तो गाड़ी कम चलेगी ना। कौन सा अनुपात है जल्दी बताओ? ये भी तो प्रत्यक्ष समानुपात है ना। तो बस वही काम करना है। हम लिखेंगे ऐसा लिख लेते हैं, एक कार 36 लीटर में 432 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार यहां लिख लेते हैं, कार का डीजल और कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। चलिए यहां पर हम लोग जमा लेते हैं। कार का डीजल जब 36 लीटर डलाया था तो कार चल रही थी कितनी? 432 किलोमीटर। और जब 25 रुपए का डीजल डलाया तो कार उससे कम चलेगी, तो हम ले लेंगे इसको x। चलिए 36 बटा 432 बराबर
25 बटा x। उल्टा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ये 432 बटा 36 बराबर x बटा 25। चलिए अब एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको 36 के पहाड़े से 432 को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये होगा, तो देखिए 432 और ये हो जाएगा 36, तो 36 से कम 36, ठीक है। तो ये 13 में से 6 गए तो 7 बचा और यहां 2 हो गया। 36 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 36 दूनी 72, बिल्कुल सही है। तो बस यहां हो गया कैंसिल। ये कैंसिल होने पे कितना आया 12, तो 12 गुणा 25 करेंगे, है ना। तो 25 गुणा 12 कर दीजिए। तो बस देरी किस बात की, तो हो जाएगा 25 गुणा 12, तो 12 पंजे 60 की जो हासिल का 6, 12 दूनी 24, 25 26 27 28 29 30। तो आ गया आंसर हमारे सामने, क्या आ गया, x बराबर 300 किलोमीटर, है ना भाई। 25 का तुम डीजल डलाओगे, 25 का डीजल डलाओगे, आज की तारीख में 25 का डीजल डलाने में गाड़ी चलती है क्या, कितनी चलेगी भाई, वो तो 300 किलोमीटर चलेगी। देखो इनने 36 का डलाया तो 432 किलोमीटर चली, लेकिन अब जो डला रहे हो 25 का डीजल डलाओ तो गाड़ी तो 300 किलोमीटर चलेगी ना। तो भाई कम डलवाओगे तो गाड़ी कम चलेगी ना, तो इसलिए कहते हैं ज्यादा डलवाया करो। हमारा आंसर कितना आ गया 300 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो बस बने रहिए, कहीं मत जाइए और हमारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे तभी तो आपको नॉलेज होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी बाकी हैं। और इसके बाद फिर हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा और हमारे क्वेश्चन देखते रहिएगा। और उसके बाद फिर उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी तो करना है ना, तो बस बने रहो और देखते रहो कौन कौन से क्वेश्चन अभी करना है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। कागज की 9 शीटों का भार 30 ग्राम है, तब कितनी शीटों का भार 1/4 किलोग्राम होगा। देखिए सबसे पहली बात तो देखो यहां पर ये ग्राम दिया हुआ है ना, यहां पर ये ग्राम दिया हुआ है और हमें ये जो दिया है वो किलोग्राम में दिया है। अब सबसे पहला काम होता है मैं इसको भी ग्राम में चेंज कर लूं, तो ये हो जाएगा 5/4। पूछो कैसे, देखिए ये दिया है मिश्रित भिन्न, है ना, इसको मैं सरल बनाऊंगा तो ये 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ये तो सभी लोग जानते होंगे भाई, दुकान तो सभी लोग गए होंगे, शॉपिंग करने गए होंगे तो वहां पर ये सब होगी। अब उसके बाद इसका मैं कर दूंगा 1000 से गुणा, तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है ना, ये हो गया 250, है ना। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। 1000 है, इसका जब 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 पंजे 20 और ये 0, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। अब उसके बाद जब मैं 25 पंजे 125, तो ये 1250 ग्राम हो जाएगा। अब मुझसे बोला है कि कितनी शीटों का भार 1250 ग्राम होगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर शीटें ज्यादा होंगी तो उनका भार भी तो ज्यादा होगा। तो बस यही चीजें हमें देखना थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जमा देते हैं। कैसे जमाएंगे, लिखेंगे कागज की शीटों की संख्या, कागज की शीटों की संख्या, और यहां पर आ जाएगा कागज की शीटों का भार, कागज की शीटों का भार, ठीक है। तो ये भार जो है ना वो ग्राम में है। चलिए अब क्या करेंगे, कागज की शीटों की संख्या जो है वो यहां पर कितनी थी, 9 थी, तब कागज की शीटों का भार कितना था, 30 किलोग्राम था। अब मुझसे बोला है 1250 जो है शीट है का ग्राम, मतलब भार जो दिया है, तो वो शीटें कितनी होगी, है ना। तो यहां पर हमने इसको जमा लिया। अब क्या करना है, यहां पर हो जाएगा 9/30 बराबर x/1250, ठीक है। अब आप 1250 को यहां ले आइए, तो 9/30 गुणा 1250 बराबर x। 1 0 से 1 0 चला गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 125 गुणा में 3 बराबर x। तो 3 पंजे 15 की 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3,
तो x बराबर हो गया 375 शीटें, जो कि हमारे आंसर में भी दी है। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन को समझना है, और ये इतना इजी चैप्टर है ना कि आप लोग इसको आराम से अगर समझोगे तो आपके जो क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। बस आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान देना है, आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जो मैं चीजें यहां पर करता जा रहा हूं, उन सब चीजों को आप लोग ध्यान से देखते जाइए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही सकती है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है कि रानू आधे घंटे में 540 शब्द टाइप करती है, वह 8 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगी। अब देखिए सबसे पहली बात, 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं, 60, तो आधे घंटे में 30 हो जाएंगे। तो बस क्योंकि हमें आंसर मिनट में देना है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, रानू आधे घंटे में 540 शब्द टाइप करती है, वो 8 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगी। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं, इसको जमाना है, तो जमाएंगे कैसे, रानू द्वारा टाइप किए गए शब्द है ना, रानू द्वारा, है ना, यहां लिख लेते हैं, रानू द्वारा टाइप किए गए टाइप शब्द और रानू द्वारा लिया समय, रानू द्वारा लिया समय। ठीक है, चलिए तो यहां पर रानू शब्द टाइप कर रही है 540, कितने घंटे में, है ना, आधे घंटे में, तो यहां लिख लेंगे 30 मिनट। उसके बाद बोला है कि वह 8 मिनट में, 8 मिनट में कितने शब्द टाइप कर लेगी, उसको ले लिया मैंने x, है ना, बहुत इजी। तो बस अब क्या करना है, सॉल्व भी तो करना है। तो ये हो जाएगा 540 बटा 30 बराबर x बटा 8, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए 54 क्या 3 से हो जाएगा पूरी तरह से डिवाइड करके देख लीजिए, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, बिल्कुल 18। चलिए अब हम कर लेंगे क्या, यहां पर हम लोग 18 का 8 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 गुणा 8 बराबर x, तो 18 अट्ठे 144, तो वो 8 मिनट में 144 वर्ड टाइप कर लेगी, है ना, 144। देखिए सीधी सी बात थी कि हम आधे घंटे में वो इतने वर्ड टाइप कर रही थी, तो उसके बाद अब तो टाइम तो कम हो गया, तो भाई शब्द भी तो टाइप करेगी ना। बस यही चीज हमें समझना रहती है, और क्वेश्चन के अंदर भी यही चीज होती है जो ज्यादातर ध्यान देना होती है। हमारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं, बस कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखो, गलती ना हो, और जल्दबाजी में गलती ज्यादा होती है, तो इसका भी आप लोग बहुत ध्यान रखिए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है एक टैक्सी 150 किलोमीटर 2550 रुपए, मतलब 2550 रुपए किराया लेती है, तब वहां 124 किलोमीटर का कितना किराया लेगी। देखिए अगर मैं किलोमीटर ज्यादा चल रहा हूं तो पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, अब यहां पर मैं किलोमीटर कम चल रहा हूं तो पैसे भी कम लेगी। आया समझ में लॉजिक? अरे यही तो समझा रहा हूं भैया, यही समझा रहा हूं कि अगर किलोमीटर ज्यादा चलूंगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे, और किलोमीटर कम चलूंगा। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल, हमारे पास कितने सारे ऐसे ऐप होते हैं जिससे हम अपनी गाड़ियां बुक करते हैं कि नहीं करते। अब आप लोग खुद उसमें देखोगे कि आप लोग कुछ भी चूज करते हो, ऑटो करते हो या सेडान करते हो या छोटी गाड़ी बुक करते हो, तो आप लोग खुद देखते हो कि छोटी दूरी के लिए कम किराया होता है, ज्यादा दूरी के लिए ज्यादा किराया होता है। तो बस ये कौन सा गया, कहां गया, ये हमारा प्रत्यक्ष समानुपात में गया। तो अब हम लिखेंगे गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और गाड़ी द्वारा और लिया गया किराया, ठीक है ना। हम लिखेंगे टैक्सी द्वारा चली गई दूरी और टैक्सी द्वारा लिया गया किराया, टैक्सी द्वारा
लिया गया किराया, लिया गया किराया, ठीक है ना। चलिए, ये होता है जमाना, जिसको मैं आपको बार बार कहता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, टैक्सी द्वारा चली गई दूरी 150 किलोमीटर, 150, तो किराया कितना लग रहा था, 2550। अब किलोमीटर कितना चल रहा है, 124 रुपए। तो अब जो पैसा लग रहा है वो पता पड़ जाएगा कितना लग रहा है। तो चलिए यहां लिखेंगे 150 बटा 2550 बराबर 124 बटा x। अब आप इसको उल्टा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2550 बटा 150, और यहां हो जाएगा x बटा 124, है ना। अब क्या करेंगे, 124 को यहां ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2550 बटा 150 इंटू 124 बराबर x। तो देखिए 0 से 0 चला गया, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है ना। अब 3 से 51 आराम से कैंसिल हो सकता है, कैसे हो जाएगा, 51 और 3, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, कितना आ गया, 17। अब क्या करना है, अब 124 में 17 का गुणा करना है, बस इतनी सी बात है। तो चलिए यहां पे हम लोग कर देते हैं, क्या करेंगे, 17 का गुणा 124 में, तो 124 गुणा 17, तो 7 चौको 28 की 8 हासिल का 2, 7 दूनी 14, 15 16, 16 की 6 हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, ये हो जाएगा 4 2 1। चलो अब क्या हो जाएगा भाई, अब केवल प्लस करना है, तो 8, 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल का 1, 2108, बिल्कुल सही। ये हमारा आंसर, ये इतना किराया टैक्सी लेगी। मतलब देखो 150 किलोमीटर का टैक्सी किराया ले रही थी 2550 रुपए, और जब हमने किराया कम कर दिया 124 किलोमीटर हो गया, तो किराया भी 2108 रुपए हो गया। तो यही हम लोग हमने दैनिक जीवन के अंदर जितने भी चीजें आती हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसका आंसर भी बहुत अच्छे से दे सकते हो, क्योंकि हम लोग अब इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर प्रैक्टिस हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हमको इसको भूलना नहीं है, इसको याद भी रखना है, क्योंकि हमें कब किस चीज की जरूरत कैसे पड़ जाए, तो इसका आंसर देना भी तो हमें आना चाहिए ना। तो ये रहा आपका आंसर आपके सामने, जिस तरह से हमने सॉल्व किया है। और अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें अभी सॉल्व करना है। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं। यहां पर दिया है 15 मीटर कपड़े का मूल्य 981 रुपए है, तब 1308 रुपए में कितने मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 15 मीटर कपड़े का मूल्य जो बोला है ना, वो 981 रुपीज है। 15 मीटर कपड़े का मूल्य है, तो कितने कपड़े का मूल्य, तो देखो यहां पे मूल्य कम था तो कपड़ा भी कम था। अब यहां पे मूल्य ज्यादा हो गया तो कपड़ा भी ज्यादा हो जाएगा। आया समझ में, मतलब अगर मैं कपड़े का मूल्य ज्यादा करूंगा तो मैं कपड़ा मीटर में भी तो ज्यादा खरीदूंगा ना। तो चलिए यही लॉजिक है, ये हमारा प्रत्यक्ष समानुपात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई, कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य, है ना। तो यहां पर जब कपड़े की लंबाई थी वो 15 मीटर थी, तब कपड़े का मूल्य कितना था, 981 था, ठीक है। लेकिन अब कपड़े का मूल्य 1308 रुपए है, तो कपड़ा कितने का होगा, बस यही चीज है। अब क्या करना है, सीधी सी बात है, क्या कर सकते हो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज करेंगे, ये हमारा प्रत्यक्ष समानुपात है। चलिए यहां आ जाएगा 15 बटा 981 बराबर x बटा 1308। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं, यहां पर इसको इधर लेकर आ जाइए, तो यहां हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 981 और ये हो जाएगा 1308
बराबर x। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये काय से कैंसिल हो सकता है ना। अब मेन चीज आती है कैंसिल करने की। अगर हमें ये पता पड़ गया कि ये कैंसिल किससे होगा तो बस फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा कितना, 9 और 1 10 और 18, ये दोनों 3 के पहाड़े से कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, देखिए 981 है तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, कितना आया 327 और 3 पंजे 15, ये हो गया। अब कौन से पहाड़े से कैंसिल हो रहा है, ये कौन से पहाड़े से कैंसिल हो रहा है, देखिए पीछे इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है। पीछे इकाई के स्थान पे अगर 8 आता है तो ध्यान रखो, हम लोगों ने आपको जब अपना ये चैप्टर पढ़ाया था, है ना, कौन सा वाला, जिसके अंदर इकाई के स्थान वाली बात हो रही थी, तो हम लोगों ने उसके अंदर क्या देखा था, यहां पर 1308 जो हमारा कौन सा है, घन और घनमूल वाला जो चैप्टर निकाला था, तो उसके अंदर हमने क्या बताया था, इकाई के स्थान पे अगर आपको 8 दिख रहा है तो कौन सा पहाड़ा है, मतलब ऐसा लॉजिक लगाओ, 3 एकम 3 6 3 3 को 12 3 6 18, तो वहां पर इकाई के स्थान पे 18, मतलब 18 तो इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है, तो हो सकता है कि ये भी 3 से क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो एक बार कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 3 से चला जाएगा, तो क्या ये जाएगा, तो एक बार कोशिश कर लेते हैं। तो 1308 है तो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, ठीक है ना, एक बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, 436, कितना आ गया, 436 3 से कटने पर। और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 नाम 27। चलिए अब कौन से पहाड़े से जाएगा, अब ये जा सकता है, यहां पर आपको ये 109 आ रहा है और ये 436 आ रहा है, तो अब यहां पर हम लोग कौन से पहाड़ा ले सकते हैं, 9 और 1 10 ये हो रहा है। अब जो बच रहा है पहले इसको लिख लेते हैं, 5/109 गुणा 436, ये चीज हमारे पास बच रही है। अब एक काम करिए, आप इसका गुणा कर दीजिए, है ना, आप आपस में गुणा कर दीजिए 436 का 5 में, तो 436 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16 17 18, 18 की 8 हासिल का 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 2180, कितना आ जाएगा, 2180 बटा 109। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं डिवाइड करके देखते हैं, ये सारी चीजें हटा देते हैं। अब हम 109 को एक एक करके देखते हैं, तो ये 109 से 2 का गुणा करके देखते हैं, तो दोनों में 18, 2 एकम 2, 218, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहां पर हम करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, और पीछे 0, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा गया 20। तो यहां हमारा आंसर कितना था, हमें मीटर में निकालना था, तो ये भी मीटर में, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20 मीटर। तो देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व किया, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया कि ये कैसे सॉल्व होता है, और उसके बाद इसको कैसे हम लोग कैंसिल कर करके हम लोग कहाँ एंड पे आते हैं। देखिए बहुत से बच्चों की ये आदत होती है, क्या, अरे नहीं आ रहा आंसर, कैलकुलेटर उठा लेते हैं, लेकिन ये चीज बहुत गलत है। कैलकुलेटर का यूज अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप लोग सबसे पहले टेबल याद करो। टेबल याद करने के बाद हमारा जो 8th का जो सिलेबस बनाया है वो इतना अच्छा सिलेबस बनाया है कि अगर आप लोग उन चैप्टर्स को करोगे ना तो आप लोगों की मैथ्स ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। सही बात बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपने घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल और ऐसे अगर आपने चैप्टर पढ़ लिए तो आपको ये कैंसिलेशन करना बहुत अच्छा आ जाएगा। और मेरा सबसे कहना है कि अगर टेबल अगर बहुत अच्छे से करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि टेबल अगर हमें याद होते हैं ना तो फटाफट उन सब चीजों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकल देखा, हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिकल इसको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद यहां पर हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ गया। हमने देखा कि यहां पर 218 हो रहा है, 2 से मतलब 109 218 होता है, तो बस अब तो आ गया आंसर। बस यही हमें आंसर लाना था, तो 20 मीटर ये हमारा आंसर आ गया। तो बने रहिए और देखते रहिए, और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, देखिए सीखने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बट ये है कि उसके लिए जुड़ना भी पड़ता है। तो बस जुड़े रहिए और देखते रहिए। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है।
14 मजदूर एक दीवार को 45 घंटे में बना रहे हैं, है ना। 14 जो मजदूर हैं वो एक दीवार को कितने घंटे में बना रहे हैं? 45 घंटे में बना रहे हैं। तब कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी कि वो दीवार 35 दिन में बन जाए? देखिए 14 मजदूर हैं, 14 मजदूर लगे हैं जो 45 घंटे में दीवार को बना रहे हैं, ठीक है, 45 घंटे में दीवार को बना रहे हैं। तब अगर मैं चाहूं कि ये दीवार 35 घंटे में बन जाए, मतलब 10 घंटे पहले ही बन जाए, तो यहां पर मुझे हो सकता है मजदूरों की संख्या 20 बढ़ाना पड़े, तब जाके ये 35 घंटे में बन जाए, या हो सकता है 10 और बढ़ा दूं तो 24 कर दूं तो यहां पर वो 35 घंटे में बन जाए। मतलब अगर मैं मजदूरों की संख्या बढ़ा रहा हूं तो यहां पर मेरे घंटे कम हो रहे हैं। तो ये कौन सा अनुपात होता है? ये हमारा होता है प्रतिलोम समानुपात। इसकी पहचान है, प्रतिलोम समानुपात की पहचान है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो यहां मैं बढ़ा रहा हूं तो यहां कमी आ रही है। तो बस यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो देरी किस बात की, अब तो सॉल्व ही तो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है यहां पर मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, और नीचे आएगा दीवार बनाने का समय, दीवार बनाने में समय, ठीक है। चलिए मजदूरों की संख्या कितनी थी? 14, ठीक है। तो कितने घंटे थे? 45। अब मजदूरों की संख्या मैंने x ले ली, तो कितने घंटे में दीवार बनना चाहिए? 35 घंटे में। तो चलिए अब देखिए जो हमारा प्रतिलोम समानुपात होता है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। मतलब 14 गुणा 45 बराबर x गुणा 35, ये ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 35 को नीचे ले आएंगे, तो 14 गुणा 45 बटा 35 बराबर x। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आपके ऊपर है। कैसे? 2 सत्ते 14, नहीं 2 से तो नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 नम 45, 9 दूनी 18, तो x बराबर हो गए 18, ठीक है ना। मतलब यहां पर मेरे को मजदूरों की संख्या 14 थी, तब जाकर मतलब मजदूरों की संख्या यहां पे 14 थी तो 45 घंटे में काम हो रहा था। यहां पे मजदूरों की संख्या अब कितनी हो गई? 18 हो गई। मजदूरों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। तो काम कितने घंटे में हो रहा है? 35 में हो गया। तो बस यही चीजें हमें ध्यान रखना है। और हां, आंसर भी हमारा बिल्कुल ठीक भी आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया 18, और हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। तो देखा आप लोगों ने कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद एक एग्जैक्टली आंसर निकालते। बस यही हमें इसके अंदर सीखना है। और इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बने रहिए, अभी तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है। और उसके बाद पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, कौन से एग्जाम में आपके लिए आ जाए, और आप लोग फिर याद करो कि यार हमने वो क्वेश्चन वहां देखा था और उसको ऐसा समझाया था। तो आप लोग भी इस अनुभव को हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है 45 आदमी एक काम को 49 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब 45 आदमी मिलकर एक काम को 49 दिन में पूरा करेंगे। यदि वह काम 35 दिन में पूरा करें तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? देखिए वही बात, अगर दिन कम हो गए तो मजदूर मुझे ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि देखो यहां पे 45 मजदूर थे जो 49 दिन में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे काम 35 दिनों में चाहिए, तो मजदूरों की संख्या मुझे बढ़ाना पड़ेगी। तो मजदूर बढ़ेंगे तभी तो काम कम होगा। भाई यही तो हमारा मेन एग्जाम्पल है, और यही तो हमें करना है। यही क्वेश्चन के अंदर तो हमें सीखने को मिलेगा कि जैसे घर में एग्जाम्पल होता है, अगर घर में काम करने वाला सदस्य एक हो तो घर में काम हमेशा बना ही रहेगा। लेकिन अगर घर में सभी लोग काम करें तो क्या होगा? काम बट जाएगा और काम जल्दी हो जाएगा। इन केस आपके घर में भी होता है ना, क्या होता है, अगर कहीं घूमने जाते हैं और काम करने वाला अगर एक होता है तो क्या होता है, बहुत टाइम लगता है घर से बाहर निकलने में। लेकिन सभी अगर अपना अपना काम बांट लें तो क्या होगा, काम जल्दी हो जाएगा और आप लोग घूम फिर के भी आ जाओगे। तो बस यही के अंदर, तो इसके अंदर भी हमें ये करना है। क्या करना है, देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, आदमियों की संख्या, या लिखेंगे आदमियों की संख्या
आदमियों की संख्या बटा काम करने में दिन, काम करने का दिन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या है, यहां पे दिया है कि अगर 45 आदमी 49 डेज में काम कर रहे हैं तो 35 दिन में वो काम कितने आदमी कर लेंगे, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पे मैं एक्स लेट नहीं कर रहा हूं, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि माना एक्स मजदूरों की आवश्यकता होगी, आप लोग लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट उसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 गुणा 49 बराबर x गुणा 35, तो हो जाएगा 45 गुणा 49 बटा 35 बराबर x। तो चलिए कौन से पार्ट से जा रहा है, ये जा रहा है 7 सतह 49, 7 पंजे 35, ठीक है ना, 5 एकम 5, 5 नम 45, तो 9 7 63, x बराबर हो गया 63। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया 63। मतलब मैं 63 आदमियों को काम पे लगाऊंगा तब जाके वो काम मेरा 35 घंटे में हो जाएगा। तो बस यही चीजें हमें ध्यान रखना है और आराम से करना है अपने क्वेश्चनों को सॉल्व, बस इसी चीजों का ध्यान रखना है। और ये जितने भी ज्यादा आपके क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो वो सारे आपके इंपॉर्टेंट है। बस हो सकता है कि क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दें, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे दें, तो अगर आप लोग उनका केवल क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, बने रहिए हमारे साथ, और कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको अभी सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां दिया हुआ है 6 पाइप एक टंकी को 1 घंटा 24 मिनट में भरते हैं, है ना, तब 7 पाइप को इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 6 पाइप जो है, 6 पाइप हैं, ये इस टंकी को 1 घंटा 24 मिनट में भर रहा है ना। अब देखो भाई 6 पाइप हैं, भाई बड़ी देर लग रही है 1 घंटा 24 मिनट, लेकिन अगर मैंने बोल दिया चल 1 पाइप और डाल दे तो भाई टाइम तो इससे कम लगेगा ना, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमारे ऑप्शन जो जितने भी दिए वो सारे मिनट में दिए हुए हैं। अब इनमें से क्या ऑप्शन है ये हमें नहीं पता, तो सबसे पहले क्या करो, 1 घंटा 60 प्लस 24 कर लो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 84 मिनट, ये कर लो। पहला काम तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, पाइपों की संख्या, या लिखेंगे पाइपों की संख्या, पाइपों की संख्या और टंकी भरने में समय, टंकी भरने में समय, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसका आप लोग विशेष करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये चीज नहीं जमा पाओगे तो क्वेश्चन करने में हो सकता है आपको कहीं ना कहीं हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। तो चलिए ये हो गया। देखिए क्या बोला था, 6 पाइप टंकी को कितने देर में भर रहे थे, 84 मिनट में, ठीक है ना। तो 7 पाइप कितनी देर में भरेंगे, ये मान लिया मैंने x। अब क्या करना है, 84 कैसे हुआ ना, जानते हो ना सब लोग, 1 घंटा मतलब 60 और 24, तो 60 और 24 को प्लस कर दो तो वो 84 हो जाएगा। भाई पुरानी क्लास में तो सीखा होगा ना, तो बस तो फिर तो ये हो जाएगा 84, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 84 बराबर 7 इंटू एक्स। चलिए इसको नीचे ले आते हैं, तो 7 इंटू 84 और ये हो जाएगा 7, 6 इंटू 84 बटा 7, ठीक है ना। अब 7 से 84 क्या कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, देखो अभी कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया। कर सकते हो ना भाई, एक डिवाइड करके देख लो अगर ऐसा लग रहा है तो देखो 84 और 7, तो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 12, 12 छंग कितना होता है, 72 मिनट, 72 मिनट लग रहे हैं टंकी को भरने में, ठीक है ना। 72 मिनट मतलब बोला जाए तो कितना, 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है ना, 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। यहां पे कितना लग रहा था, 1 घंटा 24 मिनट, टंकी और जल्दी भग गई, तुमने और पाइप लगा दिया, और पाइप लगा दो, और 6 से बढ़ा दो, 7 बढ़ा दो, 8 बढ़ा दो, टंकी कितनी जल्दी भर जाएगी, और जल्दी भर जाएगी, ठीक है ना। तो बस
यही हमारा क्वेश्चन है और यही हमें सॉल्व करना था और केवल मिनट में आंसर देना था। यह हमारा आंसर है और मिनट में आंसर देना था, इसलिए हमारा आंसर आया। और आप लोग भी इसी तरह के क्वेश्चंस और भी देखते रहो, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करने में आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। बस ध्यान रखना गलती ना हो जाए, गलती हो जाएगी तो फिर आपके क्वेश्चन क्या आंसर भी मैच नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 गाय एक खेत को 28 दिन में चर रही हैं। भाई गाय है, जैसे ये हो गई 1 2 3 4 5 6 और ये खेत है, ठीक है। तो 6 गाय हैं, वो इस खेत को कितने दिन में चर रही हैं? 28 दिन में, है ना। अब 14 गाय हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गाय हो गई। तो अब इस खेत को जाहिर सी बात है कि 28 दिन से तो कम ही कर लेंगे, क्योंकि यहां पर गाय 6 थी, अब यहां पर गाय हो गई 14, यहां पे दिन थे 28, तो यहां 28 से तो कम दिन लगेंगे ना, क्योंकि संख्या बढ़ गई तो खेत जल्दी चढ़ जाएगा। तो बस ये काय में गया, ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में गया। तो चलिए आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लिखेंगे गायों की संख्या, गायों की संख्या, गायों की संख्या, गायों की संख्या, और यहां लिखेंगे, है ना, खेत या गाय द्वारा चरा गया खेत, गायों द्वारा, है ना, चरा गया खेत, है ना। देखिए अब यहां पर ये तो बन गया हमारा फॉर्मेट, जैसा कि आप लोग जानते हो। अब देखिए क्या होगा कि यहां पर गायों की संख्या कितनी थी? 6, तब खेत कितने दिन में चल रहा था? 28, ठीक है। और उसके बाद 14 अगर गाय हो गई तो वो खेत कितने दिन में चरेगा? इसको हमने ले लिया x। अब क्या करना है? बस अब तो सीधा सीधा 6 × 28 बराबर 14 × x, तो 14 नीचे आ जाएगा, तो 6 × 28 बटा x बराबर x। 14 कम 14, 14 दूनी 28, तो 6 दूनी 12, तो 14 गाय मिलके इस खेत को कितने दिन में चर लेंगी? भाई 12 दिन में, ठीक है ना। तो गायों के लिए वैसे खेत एक दिन में ही चर दे, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने आंसर दिया है कि यहां पर जो 6 गाय हैं वो 28 दिन में चरती हैं, तो 14 दिन में वो गाय हमको 12 दिन में पूरा खेत सत्यानाश कर देंगी, ठीक है ना, मतलब चर जाएंगी, ठीक है, जोक सपाट। तो यहां हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हुआ। और उसके बाद यहां पर हमने देखा कि किस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने के बाद हम लोग उनके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है उसको भी हम लोग ध्यान देते जा रहे हैं। तो बस बने रहिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करना बाकी हैं, तो बस जल्द से जल्द उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया है, किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि के 8 कालांश होते हैं, है ना। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हो तो प्रत्येक कालांश का समय होगा। देखिए हम जानते हैं कि हमारे स्कूल में क्या होता है, स्कूल का जो टाइमिंग होता है वो होता है सुबह 7:30 बजे से तो 1:30 बजे तक होता है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोगों को कितने पीरियड लगते हैं? 8 पीरियड लगते हैं। कितने पीरियड लगते हैं? 8, जिसको हम कहते हैं कालांश, ठीक है। कालांश होते हैं 8, और वो कितनी देर के लगते हैं? 45 मिनट के। कितनी देर के लगते हैं? 45 मिनट के। अब मुझसे बोला जा रहा है कि स्कूल का टाइमिंग तो वही है, बट आप इसी के अंदर आप मुझे 9 कालांश को एडजस्ट करके दिखाइए। कितने? 9 कालांश, 9 कालांश को एडजस्ट करके दिखाइए, तब उनकी टाइमिंग क्या होगी। मतलब अगर मैं यहां पर कालांश बढ़ाऊंगा तो मुझे टाइमिंग कम करना पड़ेगा। तो टाइमिंग कम करना पड़ेगा तो क्या लॉजिक लगेगा कि अगर 1 को बढ़ा रहा हूं तो 1 कम हो रहा है, तो कौन सा गया? कहां गए हम लोग? इसमें प्रतिलोम समानुपात में। तो चलिए इसको केवल जमाना बाकी है, इसको हम लगेंगे, है ना, स्कूल के कालांश, स्कूल के कालांश
और यहां लिखेंगे कालांश की अवधि, कालांश की अवधि, अवधि मिनट में, ठीक है ना, ये मिनट में। अब देखिए यहां पर जब 8 कालांश थे तो अवधि कितनी थी 45 मिनट की। अब मुझसे बोला है 9 कालांश, तो अवधि कितनी ले ली x, ठीक है ना। अब क्या करना है, बस यहां हो जाएगा 8 गुना 45 बराबर 9 गुना x। तो यहां हो जाएगा 8 गुना 45 बटा 9 बराबर x। 9 एकम 9, 9 पंजा 45, 8 पंजे 40, 40 मिनट, 40 मिनट मतलब एक कालांश मुझे रखना पड़ेगा 40 मिनट का, तब जाके वो 9 कालांश होंगे। और उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे कि भाई हमारा उसी टाइमिंग के अंदर कैसे ये कालांश एडजस्ट हो गए। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और बने रहो। अभी तो बहुत क्वेश्चन करना है और देखिए मजा आ रहा है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। भाई मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। सेम एंजॉयमेंट आपको भी करना है। देखो क्या बात होती है, अगर आप लोग कोई भी चीज करते हो तो भले ही वो थोड़ी देर के लिए करो, लेकिन वो फुल एंजॉय के साथ करो, क्योंकि एंजॉय करोगे तभी वो चीज अच्छे से समझ में भी आएगी, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो और बस तुरंत फटाफट अपने आंसर निकालो, देरी किस बात की। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 14 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। देखिए जाहिर सी बात है कि 45 दिन 63 दिन अगर हैं तो मशीनें कितनी लग रही हैं 42, है ना। अब मुझसे बोला है 54 दिन, दिन कम हो गए तो यहां पे मशीनें मुझे 42 से बढ़ाना पड़ेंगी, है ना। मशीनों की संख्या मुझे बढ़ाना पड़ेगी, मतलब मुझे यहां पर दिन बढ़ाना, दिन कम करें तो मशीनें उधर बढ़ाना पड़ेगी। जाहिर सी बात है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी काम को जल्दी कराने के लिए आपको कारीगर बढ़ाना पड़ेंगे, है ना। अगर ऐसे ही देखो क्या होता है कि जब अगर हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, जहां पर बहुत इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जहां पर मतलब दिन के बहुत सारे कपड़े बनते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारी तादाद में मशीनें होती हैं और उनपे कंप्यूटराइज्ड होती है और उनपे वर्क चलता रहता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, मशीनें ज्यादा होती हैं क्योंकि उनके पास जब ऑर्डर आते हैं तो वो क्या होते हैं, हजारों लाखों में ऑर्डर आते हैं उनके पास, तो वो लोग क्या करते हैं, मशीनें बढ़ा देते हैं, फटाफट फटाफट 3 दिन 4 दिन या 2 दिन में फटाफट वो काम करके दे देते हैं। तो यही चीज है कि अगर मुझे दिन कम करना है तो मशीनों की संख्या बढ़ाना पड़ेगी। तो यहां पर कौन सा, कहां गए हम लोग, कौन सा समानुपात हुआ, ये हमारा प्रतिलोम समानुपात हुआ। तो चलिए अब इसको हम लोग कर देते हैं मशीनों की संख्या, मशीनों की संख्या, और यहां लिखेंगे हम लोग नीचे दिनों की संख्या। या ऐसा भी लिख सकते हैं वस्तुओं को बनाने में दिन, ऐसा लिख लो, वस्तुओं को बनाने में दिन, वस्तुओं को बनाने में दिन, बनाने में दिन। चलिए ये हो गया। अब क्या करना है, अब केवल हमें इसमें अरेंज करना है। तो मशीनों की संख्या कितनी थी 42, तब दिन कितने थे 63। अब मुझसे बोला है कि 54 दिन में कितनी मशीनें लगेंगी। देखो यहां पे मशीनें, मतलब यहां पे मैंने दिन कब कर दिए तो यहां पे मशीनें बढ़ जाएंगी। तो क्या होगा 42 गुणा 63 बराबर x गुणा 54, 54 नीचे आ जाएगा तो 42 63 बटा 54 बराबर x। चलिए अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, कौन से टेबल से कैंसिल करेंगे। देखिए यहां पे आप लोग 9 छक्का 54, देखो 9 7 63, 9 छक्का 54, 6 कम 6, 6 7 42, 7 7 49, x बराबर कितना हो गया 49। क्या हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 49 मेरा आंसर आ गया। तो बस लॉजिक समझ रहे हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं बार बार कह रहा हूं
कि अगर इन क्वेश्चनों का आपको बहुत अच्छे से करना है तो हमारी जितनी भी हमने इस चैप्टर की प्रश्नावली करी है उनको आप करके देख लोगे। अगर आप उनको करके देख लोगे ना तो आपका एक माइंड सेट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं कहता हूं इसका इंट्रोडक्शन भी जरूर देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखोगे ना तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी कि हमको क्वेश्चनों के अंदर करना क्या है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन 13.1 13.2 ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये इसी के ऊपर डिपेंड है। आप करिए, आपका बहुत अच्छा इसके अंदर आपकी कमांड हो जाएगी। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या होता है और बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं 18 क्वेश्चन, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। यहां हमें दिया हुआ है एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। चलिए, यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तब भोजन की सामग्री कितने दिन चलेगी। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर 100 विद्यार्थी हैं तो उनके लिए जो खाना है वो आराम से चल सकता है 20 दिन, सुबह शाम वो खा सकते हैं। बजट गड़बड़ाता कब है कि अगर कोई एक्स्ट्रा हमारे पास लोग आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में भी होता है, हमारे घर में भी क्या है, हमारे घर में मान के चलिए 5 सदस्य हैं, हमारे घर में 5 सदस्य हैं और हम सोचते हैं कि हमारे घर का जो राशन है वो 30 दिन चल जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए आपके 5 सदस्य में ये जो महीना है 30 दिन का। अब आपके घर में मेहमानों का इस समय बहुत समय आना जाना रहा, आपके घर में मेहमानों की कभी 10 हो गई, कभी 8 हो गई मेहमानों मतलब सदस्यों की संख्या। तो आपका ये जो खाना है ना जो 30 दिन चलने वाला है वो आपका चलेगा 20 दिन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब यहां पे सदस्य बढ़ रहे हैं तो वहां पे जो चलने वाले खाने के दिन है वो कम होते जा रहे हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन के अंदर है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि अगर विद्यार्थी 100 हैं तो उनका खाना चल रहा है 20 दिन, सामग्री चल रही है 20 दिन, लेकिन अगर इनमें 25 और बढ़ा देंगे तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो बस अब इसको लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या और यहां पे आ जाएगा भोजन सामग्री, भोजन की सामग्री। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पर, ये हमने जमा लिया। अब इसको पूरा कर दिया करिए, अच्छा लगता है, सुंदर सा है ना। चलिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 100, ठीक है। तो हमारी भोजन सामग्री कितने दिन चल रही है 20 दिन। अब भोजन सामग्री जो है अब बोला है कि अब इसमें 25 और जुड़ गए, मतलब 100 प्लस 25, 100 तो थे ही, 25 और जुड़ गए 125 हो गए। तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, ये हो गया x। चलिए अब इसको लिख लेते हैं 100 गुणा में 20। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, पहले उतार लो आप इसको, ऐसे उतार लो, फिर आप यहां पर बता सकते हो इन दोनों का गुणा। चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो चलिए 100 यह हो जाएगा 100 गुणा 20 बराबर 125 बराबर x। तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 चौको 16 दिन। कितने दिन चली, 16 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। तो बस हमने क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चनों के अंदर क्या करते जा रहे हैं, क्वेश्चनों के अंदर जो लॉजिक यूज हो रहा है उस लॉजिक का हम यूज करते जा रहे हैं और यहां पर हम लोग वो सारी चीजें देखते जा रहे हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज हुई हैं। और इन क्वेश्चनों के अंदर क्या बेसिक चीजें, मैं हर बार हर क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूं कि बेसिक 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 क्या है। दो चीजें समझना है इसके अंदर, प्रत्यक्ष समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। तो प्रत्यक्ष क्या होता है, समानुपात मतलब, और उसके बाद हमारा प्रतिलोम क्या होता है। अगर इन दोनों को अगर हमने अच्छे से देख लिया तो हमारे क्वेश्चन बहुत 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 स्मूथली सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, एक बार फिर कर देता हूं कि जो प्रत्यक्ष समानुपात होता है वो होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, मतलब दोनों एक दूसरे के अनुपात में बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो हमारा प्रतिलोम समानुपात होता है ना, वो क्या होता है, अगर एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा नीचे आएगा, है ना, इस तरह का होता है। मतलब एक को बढ़ाऊंगा तो
दूसरा कम हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अभी हमारे प्रतिलोम समानुपात के चल रहे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब 100 लोग थे तब खाना चल रहा था 20 दिन, अब यहाँ पे लोग बढ़ गए तो खाने वाले दिन कम हो गए। तो यहां पर इन सब चीजों को मेन ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व करना वो तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोग मैथ्स करते हैं, इसके पहले वाली क्लासेस भी करें तो हमको जोड़ घटाना गुणा भाग आना ही चाहिए। चलिए आते हैं बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। हमें दिया हुआ है एक काम को 900 लोग 42 दिन में करते हैं, यदि इनमें से 500 लोग शामिल कर दिए जाएं, अब यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखिए वही बात, वर्क ऑफ एफर्ट, या यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान के चलिए आपके घर में, आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में अगर मान के चलिए कि कोई काम होने वाला है ना, अगर किसी एक स्टूडेंट को वो काम दिया करने के लिए, तो क्या होगा, अगर एक स्टूडेंट को काम दिया करने के लिए तो वो बहुत दिनों में करेगा, लेकिन आपके फ्रेंड बोलेंगे चल हम तेरी मदद करा देते हैं, तो आप जानते हो ना वो काम कितनी जल्दी हो जाएगा। तो वहां लॉजिक क्या है, वहां लॉजिक ये था कि पहले आप अकेले थे तो काम बहुत दिन में हो रहा था, लेकिन अब आप क्या हो गए, आपके सपोर्ट में 10 एक लोग आ गए तो आप उस काम को तो जल्दी कर लोगे ना। तो बस इसी क्वेश्चन के अंदर यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 900 लोग थे, 500 लोग और जुड़ गए। तो जब 900 लोग थे तो काम 42 दिन में हो रहा था, तो भाई जब 500 लोग और जुड़ गए तो भाई कितनी जल्दी हो जाएगा काम। तो बस अब वही लिखना है, हम लिखेंगे एक काम को 900 लोग 42 दिन में करते हैं, तो हम लिखेंगे हम लिख सकते हैं एक काम को 900 लोग, है ना, यहां पे लिखेंगे लोगों की संख्या, है ना, और काम करने के दिन, ठीक है। चलिए ये तो हमने कर लिया। मैं अधिकतर बार कहता हूं कि आप लोग एक चीज का ध्यान रखा करिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको अपने हिसाब से भी जमा लो, बस ठीक जमना चाहिए, ठीक है ना। लोगों की संख्या कितनी थी 900, तब काम कितने दिन में हो रहा था 42, ठीक है। अब लोग कितने हो गए, तो 500 लोग, मतलब 900 में और जुड़ गए, तो 900 प्लस 500, तो 9 और 5 14, तो 1400 लोग। अब इस काम को कितने दिन में करेंगे, अब ये तो बहुत आसान हो गया ना। तो चलिए यहां लिख लेंगे 900 गुणा 42 बराबर 1400 गुणा x, 1400 नीचे आ जाएगा, तो 900 गुणा 42 और ये 1400 बराबर x, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है ना। 14 तिया 42 और 9 तिया 27, x बराबर कितना हो गया 27। कितने दिन में पूरा हो गया 27 दिन में। तो बस यही तो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इसलिए भी इजी हो रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन हमारे जो हैं वो सारे क्वेश्चन हैं वो हम लोग ने प्रैक्टिस करी है, तो इसलिए हमें आ रहे हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए ना, किसने बोला है, बस प्रैक्टिस करिए, आपके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, यदि x और y प्रतिलोम समानुपात में है। तो देखो प्रतिलोम समानुपात में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, मतलब x इंटू वाई यहां पर हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 इंटू 6 बराबर 9 इंटू एक्स ले लो, तो यहां हो जाएगा 15 इंटू 6 और ये 9, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 10। ये मेरा आंसर आ गया। प्रतिलोम समानुपात में है इसलिए ये चीज ध्यान रखना। तो प्रतिलोम समानुपात है तो प्रतिलोम समानुपात को करने का तरीका क्या होता है, यहां पर वो चीज दी हुई है, और उसके बाद प्रतिलोम समानुपात को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये तो हमको पता ही है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया यदि x और y प्रत्यक्ष समानुपात में है। प्रत्यक्ष समानुपात में है मतलब क्या हो गया, हमें इनको ऐसा का ऐसा, मतलब ये क्या हो जाएगा 15/6 बराबर 10/x ले लो।
तो हम इसको उल्टा कर लेंगे तो ये 6/15 मतलब 6/15 और बराबर x/10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी हो जाएगा 6/15 गुणा 10 बराबर x। चलिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर हो गया 4। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। प्रतिलोम समानुपात में होता है या प्रत्यक्ष समानुपात में होता है, हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करने के तरीके अगर पता हो तो हम क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। यहाँ हमारा 21 क्वेश्चन है, बस 4 क्वेश्चन और हमारे एमसीक्यूज यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहां पर दिया है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल कौन सा समानुपात है। देखिए लॉजिक को समझना, खेती की गई भूमि, ये खेती की भूमि है और इस भूमि में मतलब मान के चलिए इसका जो एरिया है इसमें मैं खेती कर रहा हूं, ये खेती कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके अंदर इस खेती में जो भी मैं खेती कर रहा हूं मतलब इसका जो एरिया है उसके हिसाब से खेती होगी। मान के चलिए कि ये खेती की भूमि 1 एकड़ है, ठीक है। तो मेरी फसल भी कितनी निकल रही है, फसल भी 1 एकड़ के हिसाब से निकल रही है, ठीक है, फसल भी 1 एकड़ के हिसाब से निकल रही है। लेकिन अगर मैंने खेती की भूमि बड़ी कर दी, 2 एकड़ कर दी, 2 एकड़ कर दी, अब 2 एकड़ कर दी तो भाई 1 एकड़ में फसल का जो उत्पादन था वो 1 एकड़ के हिसाब से हो रहा था, है ना। मान के चलो 1 एकड़ में मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं 100 क्विंटल हो रहा है ना, 100 क्विंटल हो रहा है। तो 2 एकड़ में कितना हो जाएगा, 2 एकड़ भूमि हो जाएगी तो 2 एकड़ में कितना हो जाएगा, 2 क्विंटल हो। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो देखो आपने समझाया, आपको समझ में आया कि एक में 100 क्विंटल, 2 में 200 क्विंटल, मतलब जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाता जा रहा हूं फसल का उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि अगर ए बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में बी भी बढ़ रहा है। तो यह कौन सा समानुपात कहलाता है, यह हमारा कहलाता है प्रत्यक्ष समानुपात। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है। आया समझ में। तो यहां पर यही समझाने के लिए यह क्वेश्चन रखा था, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय कौन सा अनुपात है। देखिए मान के चलिए 4 आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। यहां पे लोग हैं, 4 लोग एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अगर मैंने काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी, 8 कर दिया, ठीक है, तो यहां काम करने वाले दिन कितने हो जाएंगे, 5। मतलब डिपेंड करता है कि आप काम करने वाले लोगों से कितने दिन में काम करा रहे हो। लोगों की संख्या बढ़ा दोगे तो काम कम हो जाएगा और लोगों की संख्या कम कर दोगे तो दिन बढ़ जाएंगे। तो अगर एक अगर बढ़ता है, एक बढ़ता है और एक कम होता है तो ये कौन सा समानुपात होता है, ये हमारा प्रतिलोम समानुपात होता है, जो कि हम लोग बहुत समझ भी चुके हैं। तो बस यही चीजों तो ध्यान में रखना है और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए ही मैंने ये वाले क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। आइए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। मान के चलिए मैं जिस स्पीड से चल रहा हूं, मान के चलिए मैं 80 की स्पीड से चल रहा हूं और मुझे जो दूरी तय करना है, मतलब यात्रा, मेरे को यात्रा कितनी करना है, 150 किलोमीटर की यात्रा तय करना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 4 घंटे का समय लग रहा है, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 4 घंटे का समय लग रहा है, तो अगर मेरी दूरी बढ़ जाएगी तो मेरा समय भी बढ़ जाएगा। हो सकता है मैं इसको 5 घंटे में करूं, और दूरी बढ़ जाएगी
तो हो सकता है कि मैं इसको 8 घंटे में करूं। तो लॉजिक क्या समझ में आ रहा है कि दूरी के साथ साथ मेरा समय भी बढ़ रहा है। दूरी बढ़ रही है तो समय भी बढ़ रहा है। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है। तो कौन सा अनुपात होता है, कौन सा समानुपात होता है? यही हमारा प्रत्यक्ष समानुपात होता है। यही इसके अंदर समझाया है। तो बस बने रहिए, एक क्वेश्चन और बचा है और हमारे एमसीक्यूज खत्म, और उसके बाद फिर आप अच्छे से रिवीजन करिए। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लीजिए। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कौन सा अनुपात है? अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो हमारी जो भूमि का जो क्षेत्रफल है ना, वो कम होता जा रहा है। आने वाले टाइम में अब ऐसा होगा कि पृथ्वी पर हमको रहने के लिए जगह नहीं रहेगी। तब लोग क्या करेंगे, जो हमारे ऊपर प्लैनेट्स है ना, वहां पर अब जगह ढूंढेंगे रहने के लिए। तो ऐसे ही क्यों हो गई? क्योंकि लोग बढ़ गए, तो लोगों के रहने के लिए जो जगह है वो कम पड़ गई। आया समझ में? यही क्या लॉजिक आ रहा है समझ में, कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो जो पृथ्वी का जो भूमि का जो क्षेत्रफल है वो भी कम होता जा रहा है। मतलब बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। तो कौन सा समानुपात है भाई, जल्दी बताओ? प्रतिलोम। तो ये हो गया हमारा आंसर, और इस तरह से हमारे आंसर्स हो जाते हैं खत्म। और उसके बाद आप लोग बस रिवीजन करो और हमारे वीडियो देखते रहो। हमारे वीडियो कैसे देख सकते हो, किस तरह से देख सकते हो, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। आप लोग तो जानते ही हो भाई, सबसे पहले आ जाओ गूगल पे और मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लो। और भाई जब आप टाइप कर लोगे तो आप लोग पहुंच जाओगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम करके दिखाते हैं जी। 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर 6 से लेकर 12 तक की किसी भी पढ़ाई के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बस मुफ्त में पढ़ाई करना है और अपनी पढ़ाई को आगे 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 बढ़ाते जाना है। यहां पर हिंदी मीडियम में आप लोगों को 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अभी हम लोग 8th क्लास की बात कर रहे हैं, आप लोग सारे सब्जेक्ट में या सारी क्लासेस में जो ये प्रोसेस बता रहा हूं, सारी वही प्रोसेस है फॉलो करने का। जैसे हम लोग मैथ्स की बात करें, मैथ्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो मैथ्स के एक पर्टिकुलरली विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स में जितने भी पाठ्यक्रम आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको सीक्वेंसली कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। बस करना क्या है, क्लिक करो, जो अध्याय पढ़ना है एक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आपको वो अध्याय देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। तो बस वीडियो देखते रहो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं हूं, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो बने का रहना है आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक